तुम तो मेरी बहन की दोस्त हुआ करती थी ना। तुम्हें ज़रूर पता होगा कि तुम्हारा भाई मेरी बहन के खिलाफ क्या साजिश कर रहा है। वो उसे भगा कर ले गया, हमारी इज्जत को रौंद कर। और अब मैं उसे दिखाऊंगा कि इज्जत को रौंदना किसे कहते हैं। ये कहकर शिवा राठौर शदीद गुस्से में कोमल का हाथ खींचते हुए उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। उधर शिवा की बहन चांदनी हेमंत के गले लगकर रो रही है। हेमंत, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हेमंत उसके माथे पर लब रखकर कहता है, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। इतने में उसके नए नंबर पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो गुस्से से तड़प उठता है। तुम्हारा भाई मेरी बहन को उठाकर ले गया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं हेमंत, तुम कहीं नहीं जाओगे। भाई बहुत संगदिल है, वो तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी, तुम्हारी बहन को भी। ये कहते हुए चांदनी हेमंत के सीने से लिपटकर जारों कतार रोने लगती है। इन चारों की मोहब्बत का अंजाम क्या होगा, कौन जानता है। शिवा गुस्से के मारे खौलते हुए पागल होता जा रहा था। उसने कोमल का हाथ इतनी जोर से खींचा कि उसके नाजुक पंजे में दर्द की एक तेज लहर उठी थी। देखते ही देखते वो उसे जबरन अपनी गाड़ी में घसीट चुका था। मैं सच में नहीं जानती कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और ना ही मुझे ये पता है कि वो अब दोनों कहाँ गए। कोमल की आवाज़ कांप रही थी, होंठ सूखे हुए थे और आंखों में डर भी तैर रहा था। लेकिन शिवा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके नथने गुस्से से फूल रहे थे, आंखें ऐसे लाल थीं जैसे उनमें आग धधक रही हो। उसने कोमल का हाथ और भी कसते हुए नफरत से उसकी आंखों में घूरा। झूठ बोलना बंद करो कोमल, मैं अच्छे से जानता हूँ चांदनी और तुम दोनों के बीच कितनी गहरी दोस्ती थी। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि वो तुम्हारे भाई के साथ क्या कुछ प्लानिंग कर चुकी थी और तुम्हें कानों कान खबर नहीं हुई। तुम सब जानती थी, तुम ही थी जो उनके भागने की वजह बनी। मुझे क्यों दोष दे रहे हैं जब गलती आपकी अपनी बहन की है। कोमल ने इस बार हिम्मत जुटाकर कहा। आवाज़ में थरथराहट भी थी, लेकिन शब्दों में तलखी। पुरुष तो स्त्री के पीछे आता है, पर यह तो नारी के चरित्र पर निर्भर करता है कि वो उसे कितना ठुकरा सकती है। बस इतना सुनना था कि शिवा का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसकी आंखों में नफरत की लपटें भड़कने लगी थीं। तुम औरतें ही रिश्ते के नाम पर कलंक होती हो, रिश्तों को कलंकित करती हो। शिवा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी लाल हो चुकी थीं और आवाज़ बिजली की कड़कती गूंज जैसी। अपने भाई को बचाने के लिए औरत होकर दूसरी औरत के चरित्र पर उंगली उठा रही हो। उसका एक एक शब्द नस्तर की तरह कोमल के सीने में उतरता जा रहा था। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ जिस तरह का नीच, घटिया और गिरे हुए कैरेक्टर का तुम्हारा भाई है, तुम भी उसी कैटेगरी में आती हो। वो दहाड़ा था जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो। लेकिन कोमल इस बार चुप नहीं रही। उसके होठों पर एक जहरीली कड़वी हंसी तैर गई। हंसी आती है मुझे तुम्हारी सोच पर, तुम जैसे नीच घटिया मर्दों की जहरीली मानसिकता पर। उसकी आवाज़ अब कांप रही थी। अब उसमें आग थी, घाव की आग। अब समझ आया चांदनी ने तुम्हें क्यों अपने प्यार के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि उसका भाई एक समझदार इंसान नहीं, बल्कि मर्दों की झूठी शान का जीता जागता नमूना है, जिसे बस अपनी झूठी अना की तसल्ली चाहिए थी, इंसानियत नहीं। तुमने क्या सोचा, अपनी बहन के नाम पर मुझे कुचल दोगे? अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए तुम किसी और की इज्जत से खेलोगे? तुम्हारा गुस्सा जायज हो सकता है, पर तुम्हारा तरीका तुम्हारी औकात दिखाता है। तुम जैसे मर्द औरतों को सिर्फ हथियार समझते हैं। और हाँ, अगर मेरा भाई गुनहगार है तो तुम उससे भी 2 कदम आगे हो, क्योंकि तुमने जानबूझकर एक मासूम को निशाना बनाया। शिवा कांप उठा, उसकी नसें तन गईं, चेहरा नीला पड़ने लगा गुस्से से। और फिर अगले ही पल एक जन्नाटेदार तमाचा कोमल के चेहरे पर पड़ा, इतनी जोर से कि उसके होंठ से खून छलक आया था। वो एकदम से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई, लेकिन उसकी आंखें अब भी झुकी नहीं थीं। उसमें डर नहीं था, सिर्फ एक चुप्पी थी जो चीखती थी। शिवा की सांसें उखड़ने लगीं, उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं, लेकिन इस तमाचे से खुद की आत्मा भी उसकी थरथरा उठी थी। वो पीछे हट गया, जैसे खुद से घृणा करने लगा हो। इस थप्पड़ ने शिवा के अंदर एक बेचैनी भर दी थी। कोमल जमीन पर बैठी थी, होंठ से खून रिस रहा था, लेकिन उसकी नज़रें अब भी सीधे शिवा की आंखों में थी। मारो शिवा, मारो, जितना मार सकते हो मारो। शायद तुम्हारे अंदर का जानवर कुछ संतुष्ट हो जाए। मगर एक बात हमेशा याद रखना,
जिस दिन तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथों में दोबारा लौटेगी, वो तुम्हारे अंदर के राक्षस को समझ लेगी और फिर तुम अपनी ही नज़रों में गिर जाओगे। शिवा के पैर एक पल को जम गए। वो चुप था, लेकिन कोमल की बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थीं। उसके भीतर दो आवाज़ें थीं। एक कह रही थी बदला ज़रूरी है, खून का बदला खून और इज्जत का बदला इज्जत। और दूसरी जो चिल्ला रही थी कि ये रास्ता पाप की ओर जाता है। और वहीं कोमल अब भी ज़मीन पर बैठी हुई थी, टूटी हुई मगर झुकी नहीं। कोमल का ये निडर अंदाज शिवा को दोबारा से गुस्से में भर चुका था। शिवा की सांसें अब भी तेज थीं, चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो पूरी तरह गुस्से में बेकाबू हो गया। उसने कांपते हाथों से कोमल को उठा लिया, जैसे वो कोई सामान हो, और पूरी ताकत से गाड़ी की पिछली सीट पर पटक दिया। ड्राइवर ने जैसे ही शिवा का ये रौद्र रूप देखा, उसके होश उड़ गए। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कांपने लगीं। साहब जी, कहाँ चलना है? उसने डरते हुए पूछा, मानो कहीं उसका अगला नंबर न हो। फार्म हाउस चलो, और सुनो, किसी को भी जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। खासकर पुलिस को इस मामले से एकदम दूर रहना चाहिए। शिवा की आवाज़ इतनी सख्त थी कि ड्राइवर की रूह तक कांप गई। इसके घर वालों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोग सिर्फ नाम के बाप और भाई हैं, कर तो कुछ भी नहीं सकते। जब तक मेरी बहन वापस नहीं आती, ये भी अपने घर का दरवाज़ा नहीं देखेगी। जैसे उसने मेरी बहन के साथ किया, वैसा ही बदला मैं भी लूँगा इसकी बहन से, चाहे ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। शिवा की आंखों में नफरत की ऐसी चिंगारी थी जैसे वो कोमल को जिंदा जला देगा। उसके चेहरे की नसें तन चुकी थीं, मुट्ठियाँ भींची हुई थीं और सांसें इतनी तेज थीं जैसे कोई तूफान भीतर पल रहा हो। कोमल बेहोश थी या शायद अब भी सदमे में थी, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका पूरा वजूद खामोश हो चुका था। आज तक किसी ने भी उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, और आज उसे थप्पड़ झेलना पड़ा था। एक नहीं, कई थप्पड़। हर एक थप्पड़ उसकी आत्मा को चीर गया था। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बेसुध थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख गए थे। उसके चेहरे की दूध जैसी रंगत अब एक दर्द भरी मासूमियत में थी। उसका दुपट्टा खिसक चुका था, जिससे उसका खूबसूरत नाजुक सरापा शिवा की नज़रों के सामने था। खूबसूरत गाल पर थप्पड़ ने एक अच्छा खासा लाल निशान बना दिया था। शिवा की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसके मन में बेचैनी की एक तेज लहर उठी और उसने तुरंत नज़रें फेर लीं, जैसे किसी गुनाह से खुद को रोकना चाहता हो। नहीं शिवा, तू कोई जानवर नहीं है, उसने जैसे खुद को फुसफुसाते हुए समझाया। तेरा गुस्सा जायज़ है, लेकिन तू वैसा नहीं है जैसा तू बनने जा रहा है। काफ़ी देर तक वो अपने अंदर की जंग से लड़ता रहा, लेकिन जैसे ही चांदनी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता, वो गुस्से के मारे जख्मी शेर बन जाता। उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर जाने वाली उसकी बहन ये भूल गई थी कि वो शिवा राठौर है। वो सब कुछ तहस नहस कर देगा, दुनिया को आग लगा देगा अपनी इज्जत की खातिर। 2 घंटे का लंबा सन्नाटे और पछतावे से भरा सफ़र जैसे किसी अंतहीन अंधेरे में चल रही आत्मा की यात्रा थी। अंततः गाड़ी फार्म हाउस के बड़े वीरान गेट पर रुकी। शिवा ने एक बार फिर कोमल की ओर देखा। वो अब भी बेहोश थी, सांसें धीमी मगर चल रही थीं। उसने उसे अपने बाजुओं में उठाया जैसे कोई बोझ हो, लेकिन आंखों में एक अजीब सा द्वंद्व तैर रहा था। उसे कमरे में ले जाकर बेड पर फेंकने की बजाय उसने उसे धीरे से लिटाया। उसकी मासूम शक्ल को कुछ पल तक निहारता रहा। इतनी मासूम, फिर भी इतनी बड़ी सजा। वो खुद से ही सवाल कर बैठा। अगले ही पल जैसे खुद को संभालते हुए मुट्ठी भींची और कमरे से बाहर निकल गया। शिवा के भीतर एक भयानक जंग चल रही थी। दिल कह रहा था कोमल निर्दोष है, मगर दिमाग बदले की आग में जलता रहा। वो जानता था उसका मकसद बहन को बचाना था, मगर तरीका पागलपन की हद तक गलत हो चला था। दूसरी ओर चांदनी अब भी कांप रही थी। हेमंत, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई बहुत पत्थर दिल हैं। वो फूट फूट कर रो पड़ी और उसके आंसू हेमंत के दिल पर गिर रहे थे। हेमंत ने उसका माथा चूमा। मैं हूं ना चांदनी, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तभी हेमंत के फ़ोन की बीप बजी। उसने झुंझलाकर स्क्रीन की ओर देखा। एक अनजाना नंबर था जिससे मैसेज आया हुआ था, जिसे पढ़ते ही उसका चेहरा तमतमा उठा, आंखों में खून उतर आया और सीने में धड़कन तेज हुई थी। शिवा ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी मासूम सी बहन के साथ उसे ये हिम्मत कैसे हुई? उसकी मुट्ठियाँ कस गईं। उसके भीतर आग की लहर दौड़ी। वो बुरी तरह कांप रहा था, गुस्से से, नफरत से। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी बहन को छुआ। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप कर दिया उसने।
चांदनी जो बेड के कोने में बैठी थी उसका ये भयानक रूप देखकर कांप गई। हेमंत, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। हेमंत ने एक नज़र उसकी ओर देखा। वो लड़की जो कभी उसकी मोहब्बत थी आज अपनी ही गलती का बोझ उठाए बैठी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, गालों पर आंसुओं के निशान अब सूख चुके थे। उसे उस पर दया भी आई। काश उन्होंने ये कदम न उठाया होता, काश वो हिम्मत कर पाती अपने घर वालों को सच्चाई बताने की, तो शायद आज सब इतना टूटा हुआ न होता। पर फिर उसे याद आया, अगर वो ये कदम न उठाती तो शायद वो दोनों कभी एक नहीं हो पाते। हेमंत, मैं कुछ पूछ रही हूँ। चांदनी की आवाज़ धीमी पड़ी मगर डरी हुई थी। किसका मैसेज था? हेमंत की आंखों में आंधियां चल रही थीं। उसने अपना फ़ोन उसकी ओर बढ़ा दिया और धीरे से कहा, तुम्हारे भाई ने जो किया है अब उसका अंजाम वही भुगतेगा। हेमंत की आंखों में खून उतर आया। शिवा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, वो जोर से चीखा जैसे पागल हो उठा। नहीं हेमंत, तुम कहीं नहीं जाओगे। चांदनी उसके सामने दीवार बन गई। भाई बहुत निर्दयी है, वो तुम्हें भी मार देगा और तुम्हारी बहन को भी और मुझे भी। वो उसकी बाहों में लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। हेमंत की मुट्ठियां कांप रही थीं, आंखों में जुनून था बदले का। तो क्या मैं यूं ही देखता रहूं? पहले मेरी मोहब्बत में रुकावट और अब मेरी बहन। चांदनी खामोश हो गई। उसकी आंखें अब भीगी नहीं थी क्योंकि उसके आंसू तक सूख चुके थे। वो अब हेमंत पर नहीं, अपने ही फैसलों पर रो रही थी। उसे अब एहसास हो चुका था, जिसके लिए वो अपनों को छोड़ आई, क्या वो उसका साथ देगा या फिर बीच राह में यूं ही छोड़कर चला जाएगा। वो गहरी नींद में थी जब किसी ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उंडेल दी। वो चौंक कर उठ बैठी, आंखें फैल गईं और जैसे ही सामने खड़े शिवा पर नजर पड़ी वो एकदम चौंक उठी। मेरी नींद हराम करके तुम चैन से सो नहीं सकती। वो कुछ पल के लिए खाली खाली नज़रों से उस पत्थर दिल इंसान को देखती रही, फिर फौरन उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। माथे पर बल, होठों पर जमी हुई नफरत और आंखों में आंसुओं की तपिश लिए वो बोली, अगर आपकी बहन की इज्जत गई है तो इसमें मैं क्या करूं? मैं भी किसी की बहन बेटी हूं। मुझे इस तरह सजा देकर आप साबित क्या करना चाहते हैं कि आप मर्द हैं? मर्द बनिए मगर इंसान भी बनिए। एक पल को शिवा भी ठिठक गया। उस लड़की की मजबूरी, उसकी मासूमियत और उसके साहस ने उसे हिला दिया, मगर बदले की आग अब भी धधक रही थी। उसकी आंखें नम थीं पर दिल पत्थर बना हुआ था। एक जहरीली हंसी हंसता हुआ वो उसके करीब आया और गालों पर टिकी पानी की बूंद को अपनी उंगलियों से चुन लिया। जितनी खूबसूरत हो उतनी ही अकड़ भी है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हारी सकड़ को तोड़ना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी छुअन से कोमल तड़प उठी थी, 2 कदम पीछे हटी। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? ठंड और गुस्से से कांपती हुई कोमल चीख पड़ी, मगर ये भूल गई थी कि इस वक्त वो शिवा के कब्जे में है। उसे तो चाहिए था कि थोड़ा धैर्य से पेश आती, शायद शिवा का मन पिघल जाता और वो उसे छोड़ देता। 2 कदम आगे बढ़ा और उसके गीले बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। अपनी जुबान पर काबू रखो। अगर आइंदा मेरे सामने इस अंदाज में बात की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। शिवा ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक सर्द चेतावनी थी और एक झटके से उसके बालों को छोड़ दिया। उसे औरतों से नफरत सी हो गई थी, शायद इसलिए कि उसकी अपनी बहन ने उसके बनाए हुए उसूलों को ठुकराकर मोहब्बत को चुना था। मगर तुम भी अपनी हरकतों की हद जान लो। कोमल ने आंखों में आंसू लिए मगर आवाज़ में मजबूती के साथ कहा था, अगली बार मुझे छूने से पहले सोच लेना कि सामने कोई कमज़ोर लड़की नहीं है। कहकर वो तेजी से मुड़ी और बाथरूम में चली गई। अगर कोई और होती तो शायद डर जाती, मगर वो कोमल सिन्हा थी जिसने हालात से लड़ना सीखा था, झुकना नहीं। वो शिवा जैसे शख्स से क्या डरेगी जो अपनी बहन को समझाने की बजाय अपने बनाए गए उसूलों से अपनी बहन पर हुकूमत जमाना चाहता था। उसका बस उस पर ही बस चलता था। अभी उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला ही था कि तभी शिवा ने फिर से पीछे से उसे बाजुओं से पकड़ लिया और जोर से बेड पर गिरा दिया। कोमल सन्न रह गई, आंखें सिकुड़ गईं, दिल कांप उठा। मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करना, और यहाँ क्या होगा ये मैं तय करूँगा, तुम नहीं। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए, समझी तुम? शिवा उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो चुका था। उसकी सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। कोमल ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। सोचा शायद अब वो गुस्से में वहाँ से चला जाएगा, मगर शिवा तो बस अभी तक उसे घूरे जा रहा था, सर से पांव तक। वो लड़की उसके जमीर को हिला रही थी, उसके इरादों को डगमगा रही थी।
काफ़ी देर देखने के बाद जब वो कमरे से निकलने ही वाला था, तभी कोमल के होठों से कुछ हल्की सी बड़बड़ाहट निकली, जिसे सुनते ही शिवा ठिठक गया और पलटकर वापस आया। क्या कहा तुमने? जो कहना है मुंह पर कहो। ये अपने भाई की तरह मुंह छिपाकर बार करना तुम्हारी भी आदत है। वो गुस्से में फट पड़ा और उसका बाजू पकड़कर उसे दीवार से जोर से टिका दिया। कोमल की आंखों में दर्द और बेबसी के आंसू छलक पड़े। मुझे अपने भाई पर गर्व है। कम से कम उसने तुम्हारी तरह किसी की बहन बेटी को उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं भगाया है। वो खुद अपनी मर्जी से उसके साथ गई है, समझे तुम? और ये मत सोचना कि मैं डर जाऊंगी। मैं कोई कमज़ोर लड़की नहीं हूँ मिस्टर शिवा राठौर। अगर तुम मेरी एक गलती गिनाओगे तो मैं तुम्हारी 100 गिनवाऊंगी। इसलिए अपनी हद में रहकर बात करना मुझसे, वरना ये सामने रखा गुलदस्ता उठाकर तुम्हारे सिर पर दे मारूंगी। उसकी हिम्मत, उसका आत्मविश्वास, उसकी आंखों में डर की बजाय वो चिंगारी। शिवा हिल गया। क्या कहा? तुम मुझसे डरती नहीं हो? वो जहर घोलते हुए बोला। अपना कोट उतार कर वो फेंक चुका था। उसके कदम अब कोमल की ओर बढ़ रहे थे। ये पहली बार था जब कोमल को उस आदमी से डर महसूस हुआ था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे पूरी दीवारें सुन रही हों। घबराहट उसकी सांसों को उखाड़ रही थी। शिवा की आंखों में खतरनाक जिद थी, मगर कोमल की आंखों में आज भी झुकने का कोई नामो निशान नहीं था। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उसके अस्तित्व की जंग थी। देखो, तुम मुझसे दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोमल थोड़ा थोड़ा डरते हुए पीछे की ओर हटने लगी थी, लेकिन 2-4 कदम चलने के बाद ही उसकी पीठ दीवार से जा लगी। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और सामने शिवा खड़ा था, सिर्फ 2 कदम की दूरी पर। मैंने कहा, दूर रहो मुझसे, तुम्हें सुनाई नहीं देता? कोमल ने आंखें फाड़ते हुए डर दिखाने की कोशिश की, लेकिन शिवा वहीं खड़ा हल्की मुस्कान लिए उसे घूरता रहा। जैसे ही शिवा ने एक कदम आगे बढ़ाया, डर के कारण कोमल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वो जितनी भी साहसी बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थी तो आखिर एक लड़की ही ना, जिसे अपनी इज्जत खोने का डर बुरी तरह जकड़े हुए था। अब क्या हुआ? इतने में ही डर गई? जो इरादे रखता हूँ अगर उन्हें पूरा कर लूँ तो क्या कर लोगी तुम? वो बेहिचक कहते हुए कोमल और अपने बीच की दूरियों को ख़त्म कर गया। कमर से पकड़ते हुए उसे खुद के करीब कर चुका था। शिवा के बदन से उठती शानदार परफ्यूम की खुशबू में पहली बार कोमल का दिल धड़क उठा था। वो शिवा को पहले से ही जानती थी, उसकी खूबसूरत पर्सनालिटी की तारीफ भी करती थी और इस बात को मानती भी थी कि वो किसी भी लड़की का सपना हो सकता है। लेकिन वो अंदर से किस नेचर का मालिक है उसे पता नहीं था। और अब जब शिवा आज उसके इतना करीब आया तो उसका दिल बुरी तरह धड़क उठा था। न जाने किस एहसास के तहत कोमल के गाल एकदम लाल हुए थे। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि नज़र उठा सके, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को इन कमज़ोर पलों से बाहर निकाला था और अगले ही पल उसने तेज़ी से कमर के पीछे से हाथ निकाल कर टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता उठाया और उसे मारने ही वाली थी कि शिवा ने उसके दोनों हाथ खींचकर पीठ के पीछे कर दिए और मजबूती से पकड़ लिया। अब तो कोमल का सीना शिवा के मजबूत फौलादी सीने से टकरा रहा था। गहरी गहरी सांसें लेने के बीच उसकी धड़कनों का उतार चढ़ाव शिवा अपने सीने पर अच्छे से महसूस कर रहा था। उसकी हरकत पर उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान भी आई थी। एक झटका देते हुए उसने फिर से उसे अपने और भी करीब किया। शिवा की इतनी नज़दीकी में उसकी सांस जैसे अटक गई थी। उसे इस इंसान से ऐसी उम्मीद नहीं थी जो खुद को सख्त और मजबूत कहता था। क्या वो भी बाकी लोगों की तरह निकला? जबकि शिवा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक बात याद रखना, शिवा राठौर कभी भी गलत काम नहीं करता, इसीलिए अगली बार बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। अगर मैंने कुछ गलत करने की ठान ली ना, तो मैं भी तुम्हारे भाई की कैटेगरी में आ जाऊंगा और वो पूरी जीत के साथ मेरे सामने खड़ा होगा और मैं उसे कुछ कह नहीं पाऊंगा। तुम्हारा भाई जीत जाएगा और मैं उसे कभी जीतने नहीं दूंगा। इतना कहकर शिवा ने उसके हाथों को जोर से झटका, जिससे कोमल फिर से दीवार से जा लगी और दर्द के कारण करहा उठी। मगर शिवा बेरहमी से पीछे से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। कोमल को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहाँ गया। उसने इधर उधर देखा, शायद कहीं से भागने का रास्ता हो। सबसे पहले उसकी नज़र खिड़की पर गई। वो भागकर खिड़की तक गई, पर्दे हटाए खिड़की खोली, लेकिन निराश हुई। खिड़की के बाहर लोहे की जालियां लगी हुई थीं, यानी वहां से भागना असंभव था।
उसने अपने बालों में लगी पिन निकाली और ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। वो ताला किसी मजबूत कंपनी का बना हुआ था, न टूट रहा था न खुल रहा था। अब कोमल सिर्फ उस कमरे के दरवाजे से नहीं बल्कि अपनी किस्मत से भी लड़ रही थी। शिवा के तेज गुस्से और बाहर की हड्डी जमा देने वाली ठंड में कांपती हुई कोमल बिस्तर की ओर चली आई थी। कमरे में रखा एकमात्र कंबल भी उसके ठंड को कम करने के लिए तैयार नहीं था। उसके कपड़े भी पूरी तरह भीग चुके थे और आधा बिस्तर भी भीग गया था। उसने तुरंत अपनी माँ वाली तरकीब अपनाई, बिस्तर का गद्दा पलट दिया, जिससे कम से कम सोने की जगह तो सूखी हो गई, लेकिन कंबल अब भी गीला था। उसने जल्दी से अलमारी खोली तो उसमें से 2 कंबल उससे और मिल गए थे। उसने सुकून का सांस लिया। दोनों कंबल लेकर वो फिर से बिस्तर पर आ गई। खिड़की खोलते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और तभी उसे पता चला कि बाहर बर्फबारी हो रही है। अब उसे समझ आया कि वो पहाड़ी इलाके में है। अब वो यहाँ से कैसे निकलेगी, ये सोच उसे बेचैन कर रही थी। वो अब इस आदमी की दया पर नहीं रह सकती थी। जल्दी से खुद को कंबल में लपेटकर वो सोने की कोशिश करने लगी। बर्फबारी के कारण न दिन का अंदाजा हो रहा था और न ही रात का। डर के कारण वो हिल भी नहीं पा रही थी और तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में घुप अंधेरा हो गया और उसकी बची खुशी हिम्मत भी बुझ गई। वहीं दूसरी ओर हेमंत चिंता में बैठा हुआ था। आंखों के सामने चांदनी थी, जिसकी आंखें रोने की वजह से पूरी लाल हो चुकी थीं। चेहरे पर थकान और दर्द साफ झलक रहा था। हेमंत ने धीमे स्वर में कहा, चांदनी, हम पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं कोई और फैसला लूँगा। वो अभी उसे ही देख रहा था। क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? उसकी इस बात पर चांदनी की बहती आंखें कुछ पल के लिए थम गईं, लेकिन दिल अब भी जोरों से धड़कने लगा था। अब फैसले समय नहीं, हिम्मत और भावनाएं करेंगे हेमंत। लेकिन क्या उनके पास अभी भी वो हिम्मत बची थी? मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि हम शादी कर लेते हैं। इस तरह तुम हमारी हवेली के दामाद बन जाओगे और कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। चांदनी बोलते हुए उसे समझाने लगी। पिछले 1 हफ्ते से वो यही बात बार बार कह रही थी। ठीक है फिर, हेमंत ने गंभीरता से कहा, मैं पंडित जी का इंतजाम करता हूँ। तुम यहीं रहना और घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना। जिसने हमें इस घर में पनाह दी है, उसने मोहल्ले में यही फैला रखा है कि इस घर में कोई नहीं रहता। अगर तुमसे जरा भी गलती हुई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। और तुम जानती हो ना, हमारे नसीब में मौत के सिवा फिर कुछ नहीं होगा। 1 साल बीतने दो, जब सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब हम यहाँ से निकलने का फैसला करेंगे। ये कहकर हेमंत कमरे से बाहर चला गया, जबकि चांदनी घुटनों में सिर छुपाए रोने लगी। वो अपने घर की सबसे लाडली थी, लेकिन आज वही लोग उसे ऐसे मोड़ पर ले आए थे जहाँ उसे उनसे छिपकर विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद पंडित जी ने सबको शुभकामनाएं दी, मिठाई बांटी और थोड़ी देर के बाद सभी लोग बधाई देकर वहाँ से चले गए। सुनील, जो कि हेमंत का बहुत करीबी दोस्त था, उसने ही अपने फार्म हाउस में उन्हें छुपाया था। ये फार्म हाउस कई सालों से बंद पड़ा था और अब उनका एकमात्र सहारा बन गया था। शादी मुबारक हो मिसेज हेमंत सिन्हा। हेमंत मुस्कुराते हुए चांदनी के पास बैठ गया। उसकी आंखें अब भी लाल थीं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चांदनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हेमंत के कंधे पर रख दिया। काश हमारे घर वाले मान जाते तो ये रात हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात होती। लेकिन कहते कहते चांदनी की आवाज़ रुक गई। वो अपनी बात अधूरी छोड़ चुकी थी, लेकिन हेमंत उसके दिल की हालत भली भांति समझ रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करूँगा कि तुम अपने पुराने रिश्तों को भूल जाओगी। कभी तुम्हें शादी का अफसोस नहीं होगा। एक दिन जब मेरी कामयाबी सबके सामने होगी, तब तुम्हारे घर वाले भी हमारा साथ देंगे। हेमंत ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए एक ही सांस में कई वादे किए। चांदनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसका हाथ चूम लिया। हेमंत हमेशा से उसकी नज़रों में इज्जत के काबिल रहा था और आज उसने अपने सारे वादे निभाकर चांदनी के दिल में हमेशा के लिए जगह बना ली थी। अचानक हेमंत ने अपने जेब में हाथ डाला, एक लिफाफा और एक छोटी सी डिब्बी निकाली और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। चांदनी हैरत से उसे देखने लगी। आंखों में सवाल थे और दिल में धड़कनें तेज हो चुकी थीं। ये लिफाफा, इसमें कुछ पैसे हैं जो तुम रख लो, शिवा ने धीमी आवाज़ में कहा और लिफाफा चांदनी की तरफ बढ़ा दिया। मुझे पता है मैंने बहुत कम पैसे दिए हैं तुम्हें, सिर्फ 5,000, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि हमें अभी सिर्फ गुजारा करना पड़ रहा है। वो रुक रुक कर एक
सांस लेता है, फिर नजरें चुराते हुए कहता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जब हम घर वापस जाएंगे तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, ऐसा जो तुम्हारी हर उम्मीद से बढ़कर हो। चांदनी की आंखों में नमी आ गई, मगर वो जबरदस्ती मुस्कुराई। पैसों की वजह से मैंने आपसे शादी नहीं की हेमंत, और आप ऐसी बातें करके मुझे उदास कर रहे हैं। जैसे वो अपने आंसुओं को जब्त करने की कोशिश कर रही हो। उसकी आवाज़ में टूटापन था और दिल में भरा प्यार भी साफ झलक रहा था। अच्छा अच्छा, रो मत, हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा। एक चीज़ और है जो मैं दिल्ली से तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन कभी दे नहीं पाया। वो अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकालता है। ये हीरे की अंगूठी है, मेरी माँ की निशानी। इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। ये कहकर उसने वो अंगूठी चांदनी की उंगली में पहना दी। हीरे की चमक जैसे उसकी उंगलियों पर नहीं, उसकी पूरी किस्मत पर बिखर गई थी। बहुत खूबसूरत है, चांदनी ने दिल से कहा और शर्माते हुए हेमंत की ओर देखा। ये वही पल था जिसका इंतजार उसने पिछले 3 साल से किया था। बस एक कसक थी दिल में, काश मेरा भाई भी इस शादी में शामिल होता, इस शादी के लिए मान गया होता, तो शायद आज मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती। उसने मन ही मन सोचा था। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है ये अंगूठी। शिवा ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की और उसका हाथ थाम लिया, जिस पर अब हीरे की अंगूठी दमक रही थी। कोमल ने उसे उन आंखों से देखा जिनमें अब सिर्फ अपनापन था। अब वो सिर्फ हेमंत नहीं था, अब वो उसका हमसफ़र था, उसका दोस्त, उसका पति बन चुका था। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, ये मेरा तुमसे नहीं खुद से किया हुआ वादा है, हेमंत ने गंभीरता से कहते हुए उसके हाथ पर हल्का सा दबाव दिया। और चांदनी बस मुस्कुरा दी। और मैं हमेशा तुम्हारा वफादार भी रहूंगा, कभी किसी दूसरी लड़की की ओर देखूंगा तक नहीं। हेमंत ने मुस्कुराकर अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया। ये सुनते ही चांदनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और हेमंत उसे हंसता हुआ देखकर खुद भी हंसने लगा। उसके गालों में पड़ते डिंपल उसकी मासूमियत और मोहब्बत दोनों की गवाही दे रहे थे। तो फिर क्या अब मुझे इजाज़त है? हेमंत ने आंखों में शरारत और होठों पर प्यार लिए धीमे से पूछा था, जबकि चांदनी शर्म से अपना सर झुकाती हुई सिमट गई थी। बिल्कुल भी नहीं। उसने झट से अपना हाथ छुड़ाया और खुद को पीछे खींच लिया। ये सुनकर हेमंत थोड़ा उदास हो गया, लेकिन चांदनी उसकी मासूमियत पर खिलखिलाने लगी। सोच लो, अगर मैंने अपनी मर्जी कर ली तो तुम मुझसे माफ़ियाँ मांगती रह जाओगी, हेमंत ने उसके पास आते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। चांदनी अब भी मुस्कुरा रही थी। मोहब्बत जब मुकम्मल हो जाए तो इंसान की रूह भी मुस्कुराने लगती है, और आज चांदनी की रूह भी मुस्कुरा रही थी। बीते दिनों की थकी हुई उदासी अब उसके चेहरे पर नहीं थी। उसकी जगह अब सिर्फ संतोष और सुकून था। एक बात कहूँ, हेमंत ने अचानक गंभीर होते हुए अपनी नज़रें चांदनी के चेहरे पर जमा दी। तुम्हें कब से इजाज़त की ज़रूरत पड़ने लगी? चांदनी ने बनावटी नाराज़गी से पूछा। जब से तुम मेरी पत्नी बनी हो, ये कहते हुए हेमंत जोर से हंस पड़ा था। चांदनी ने दिल ही दिल में उस शख्स की नज़र उतारी जो उसका हमसफ़र था। अच्छा बताओ तो सही, क्या कह रहे थे? चांदनी ने बात का रुख बदलते हुए हेमंत की ओर देखा। कसम से अंधेरे में तुम और भी ज़्यादा चमकती हो। हेमंत ने उसकी तारीफ की तो वो शर्माकर फ़ौरन अपना चेहरा मोड़ गई। वो हमेशा उसे इसी तरह की बातों से नर्वस कर देता था। अब तुम मुझे एक बात बताओ, सवालिया नज़रों से उसे घूरते हुए चांदनी ने धीरे से पूछा। ओ हेलो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी तुम नहीं चलेगा, अब आप कहा करो। उसने रौब झाड़ते हुए कॉलर झटका था। चांदनी पहले तो उसे गुस्से से घूरती रही, फिर अचानक एक अदा से बोली, पतिदेव जी, आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बात कहूँ। उसने शर्माने की एक्टिंग करते हुए आधा दुपट्टा अपने मुंह पर ले लिया था। ये देखकर हेमंत का जोरदार ठहाका निकल गया। इस नाचीज के लिए सरकार का क्या हुक्म है? और फिर दोनों अपनी ही बातों पर हंसने लगे। इस हंसी में वो सुकून था, एक अपनापन था जो सिर्फ मुकम्मल रिश्तों में ही होता है। चांदनी शरारत से उठते हुए वॉशरूम की ओर उठी, मगर इससे पहले ही हेमंत उसे पकड़ चुका था। उसकी कमर में बाजू डालते हुए उसे अपने करीब कर चुका था। हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहना मेरी जाने मन। आखिर में शरारत से जाने मन कहते हुए हेमंत मुस्कुराने लगा था। आपने जाने मन क्यों बोला? अपनी कमर पर हाथ रखते हुए चांदनी गुस्से से बोली थी। वैसे ही मेरी बीवी हो, मेरी मर्जी, जैसे चाहूँ बुलाऊं। आप कौन होती हैं मुझे बताने वाली? वो नकली गुस्से में उसका हाथ छोड़ते हुए वापस बेड की ओर जाने लगा, लेकिन चांदनी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। वो जो चाहती थी वो उसे मिल चुका था। वो शख्स उसे बहुत ज़्यादा कीमती था। उसे हासिल करने के लिए वो अपना पूरा ख़ानदान छोड़ चुकी थी। उसे रुलता देख हेमंत ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बड़े ही प्यार से उसके लबों पर झुका था।
धीरे धीरे सुरूर में दोनों ही डूब चुके थे। वो उसे बाहों में लेकर बेड पर आया था। लाइट बंद करते हुए वो उस पर बादल बनकर छा गया और चांदनी ने भी अपनी नरम बाहें उसके गले में डाल दी और अपने होठों से उसके गालों को छू लिया। उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन बहुत से इम्तिहान अभी बाकी थे। 6 दिन बाद जब काम से फुर्सत पाकर वो फार्म हाउस पहुंचा तो ये जानकर उसे जोर का झटका लगा था कि कोमल बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। सिर्फ एक हफ्ते में वो उस लड़की को बिल्कुल भुला चुका था। आज भी वो ड्राइवर की याद दिलाने पर वहाँ आया था। ड्राइवर काफ़ी बेचैन था। वो कई दिनों से अपने मालिक की बेरुखी महसूस कर रहा था। न कोई नौकर वहाँ पर था, न कोई गार्ड। कोमल की सुध लेने वाला कोई नहीं था। शिवा ने आगे बढ़कर उस लड़की के गाल थपथपाए थे, लेकिन वो अपने होशो हवास में कहाँ थी। दिल की धड़कन तो चल रही थी, मगर बहुत धीमी। ये देखकर शिवा के हाथ पांव फूल गए थे। जल्दी से उसने उसे बाहों में उठाया, गाड़ी में डाला और सीधे हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा था। वो उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर लेकर जा रहा था, जिसका मालिक उसके बचपन का दोस्त फिरोज खान था। उसे यकीन था फिरोज सब संभाल लेगा। फिरोज, मैं तुम्हारे क्लिनिक आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें कोमल के बारे में सब बताया था ना? मैं तो उसे एक हफ्ते में भूल गया यार, और अब वो मुझे कमरे में बेहोश मिली है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, वो घबराए हुए अंदाज में कह रहा था, जबकि फिरोज ने माथा पीट लिया। ये लड़का हमेशा गुस्से में कुछ भी गलत कर बैठता है और फिर पछताता है। अच्छा ठीक है, उसे लेकर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर फिरोज ने कॉल काट दी थी और साथ ही शिवा को मैसेज किया, उसे क्लिनिक के बेसमेंट में लेकर आओ, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। 15 मिनट की बेतहाशा ड्राइविंग के बाद शिवा हॉस्पिटल पहुंच चुका था। जैसे ही वो फिरोज से मिला, फिरोज ने उसे गुस्से से घूरा और कोमल को बेड पर लिटा दिया। काफ़ी देर तक वो उसका चेकअप करता रहा और शिवा अपनी आंखों पर हाथ रखे न जाने क्या क्या सोचता रहा। उसे अपने किए का बहुत बड़ा अफसोस हो रहा था। उस मासूम को किस हाल में छोड़ दिया था उसने। उसे नहीं पता वो लड़की अकेले उस जगह पर कैसे जिंदा रही। दरअसल एक कर्मचारी ने उसके ऑफिस के डेटा को लीक कर दिया था और वो उसी में फंस गया था, जिसकी वजह से कोमल का ख्याल उसके दिमाग से निकल गया था। ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, मगर कमजोरी और तनाव की वजह से बेहोश हुई है। शुक्र मनाओ कि वक्त पर ले आए, एक दिन और निकल जाता तो ये लड़की तो शायद। फिरोज ने जैसे ही कहा, शिवा की सांस अटकी। क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? उसने झिझकते हुए पूछा। अगर फिर से फार्म हाउस पर छोड़ दिया और हफ्ते भर नहीं आओगे तो अगली बार ये लड़की मरी हुई मिलेगी। अगर वाकई इसे जिंदा रखना चाहते हो तो कम से कम 2 हफ्ते तक इसे यहीं हॉस्पिटल में रहने दो। और वैसे भी अब इसे साथ रखने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी बहन तो शादी कर चुकी होगी। 4 लोगों की जिंदगियां अब तुमसे जुड़ी हैं, जरा सोच समझकर कोई फैसला करना। फिरोज ने गहरी सोच में डूबे शिवा को समझाया, मगर अब शिवा के चेहरे पर सिर्फ एक रंग था, इंतकाम का। जब तक मैं उस लड़के को सजा नहीं दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। और तुम जानते हो ना, अपने सुकून के लिए शिवा कुछ भी कर सकता है। उसने मेरी बहन से शादी की है ना, अब मैं उसकी बहन से शादी करूंगा, उसकी मर्जी के खिलाफ। और उसे दिखाऊंगा कि इज्जत रौंदना क्या होता है। वो गुस्से से चिल्लाया और कुर्सी को जोर से धकेलकर खड़ा हो गया। फिरोज उसकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गया था। कोमल को होश आया तो 2 लोगों को आपस में बहस करते देखा। डर के मारे वो सहम गई और घबराकर उठ बैठी। कितने दिनों के बाद उसने किसी इंसान को देखा था। वो तो यही सोच रही थी कि अकेलेपन की उस कोठरी में ही उसकी मौत हो जाएगी। फिरोज की नज़र जैसे ही कोमल पर पड़ी तो वो उसकी ओर बढ़ा और बहुत नरमी और फिक्रमंदी से बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी? आप ठीक तो हैं? उसकी आवाज़ में मोहब्बत और इंसानियत दोनों झलक रही थी। आखिर उस लड़की की रूह तक थक चुकी थी। वो बंद कमरा उसकी मानसिक हालत पर बुरा असर डाल गया था। सामने खड़ा फिरोज तो उसके लिए अजनबी था ही, लेकिन वो तो शिवा को भी पहचान नहीं पा रही थी। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अचानक वो चिल्लाते हुए उठ बैठी, अपने हाथ से ड्रिप खींचकर दूर फेंक दी और दोनों को शक भरी नज़रों से घूरने लगी। मेरा नाम डॉक्टर फिरोज है और ये मेरा दोस्त शिवा है। डॉक्टर ने बड़े ही प्यार से उसे सच बताया था। मैं तुम दोनों को नहीं जानती, और तुम लोगों ने मुझे यहाँ बंद क्यों रखा है? ये जगह क्या है और मैं कौन हूँ? वो रोते हुए आसपास रखी हर चीज़ उठाकर फेंकने लगी। फिरोज को उसकी इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। वो गुस्से में तेज तेज सांसें ले रही थी, होंठ कांप रहे थे, आंखों में डर था और हाथों में बेकाबू झुंझलाहट। इससे पहले कि वो खुद को नुकसान पहुंचा देती, फिरोज ने तुरंत आगे बढ़कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। उसे पता था ये इंजेक्शन कुछ नुकसान
नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसे फार्म हाउस लेकर जाओ, 1-2 हफ्ते इसके साथ रहो या फिर इसके लिए कोई और भरोसेमंद नौकरानी रख दो। इसके खाने पीने का खास ध्यान रखना। इतने दिन से बिना खाए पिए इसकी सेहत बहुत बिगड़ गई है। अगर यही हाल रहा तो चलने फिरने लायक भी नहीं बचेगी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, उम्मीद है जल्दी ही ये ठीक होने लगेगी। फिरोज ने बेहद गंभीर और प्रोफेशनल अंदाज में उसे समझाया। शिवा सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। फिर उस लड़की को बाहों में उठाए हुए जल्दी से वो मुख्य दरवाजे से निकला। बड़े ही आराम से उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और ड्राइवर को उतार कर खुद गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में रुक रुक कर ज़रूरत का सामान भी लेता रहा और फार्म हाउस की ओर निकल गया। उसने रास्ते में ही ड्राइवर को कॉल करके कहा, हवेली से 2 नौकरानी भेजो, एक सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर पहरा दे रहा है, एक जो 24 घंटे कोमल के साथ रहे। फार्म हाउस पहुँचते ही वो उसे मास्टर बेडरूम में ले गया, नरमी से बेड पर लिटाया और उसके लिए न्यूट्रिशियस खाना तैयार किया, दलिया, सूप, हल्का भोजन जो उसकी कमज़ोर सेहत को संभाल सके। जब खाना बनकर तैयार हुआ वो उसे टेबल पर लगाकर कोमल की ओर बढ़ा था, जो अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने पानी का गिलास उठाया और एक पल की झिझक के बाद उसके चेहरे पर उंडेल दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी आंखें डर और उलझन से भरी थीं। वो खाली खाली निगाहों से शिवा को घूरने लगी। शिवा ने बिना कुछ कहे उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और उसके हाथ बांध दिए। क्या तुम सच में भूल चुकी हो कि तुम कौन हो? शिवा ने चम्मच से सूप हिलाते हुए शांत लेकिन तीखे लहजे में पूछा। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। सच सच बताओ, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मेरे घर वाले कहाँ हैं? उसने एक ही सांस में शिवा से ढेरों सवाल कर दिए थे। जवाब देने की बजाय शिवा ने चम्मच उठाया और उसके मुंह में डाल दिया। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे चुपचाप खाना खाने लगी। मेरा नाम शिवा है और मैं तुम्हारा पति हूँ, ठीक है ना? इस बात को अच्छे से याद रखना। वो मुस्कुराकर बोला। न जाने क्यों वो उस लड़की से शादी करने का फैसला कर चुका था। वो उसे शुरू से ही अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो सिर्फ पसंद नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी बन चुकी थी। वो प्यार के खिलाफ नहीं था, मगर उसे एक हद में रहकर प्यार किया जाए तो पसंद था। लेकिन उसकी बहन चांदनी ने सारी हदें लांघ दी थीं। घर की इज्जत को दागदार करके वो उस लड़के के साथ भाग गई थी। खुद ही सारे फैसले ले लिए। एक बार शायद वो शिवा को भरोसे में ले लेती तो वो कभी इनकार न करता। उसने सोच लिया था हेमंत को उसके किए की सजा देकर उसे रास्ते से हटा देगा, अपनी बहन को घर वापस ले आएगा। और कोमल तो वो वैसे ही शादी कर रहा था, परिवार को तो वो मना ही लेगा। आखिर वो अपने खानदान का इकलौता वारिस था। शिवा अपने फैसलों से कभी पीछे नहीं हटता और अब जब उसने एक तूफान खड़ा किया है तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक सब कुछ उसकी शर्तों पर ख़त्म ना हो जाए। आधे घंटे में हमारी फिर से शादी होनी है। वो मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से निवाला खिला रहा था। उसके हाथों में दर्द हो रहा था, मगर वो शख्स का चेहरा पहचानने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन हमारा दोबारा विवाह क्यों होगा? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे पति हो। उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। उसके इस मासूम से सवाल पर वो बस मुस्कुरा कर रह गया। जिंदगी में पहली बार वो किसी लड़की से इस तरह प्यार से बात कर रहा था, वरना वो हमेशा गुस्से में मिर्ची जैसा बर्ताव करता। क्योंकि तुम्हारी याददाश्त चली गई है ना, और तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए ज़रूरी है। उसने गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। जब से वो उसके साथ बैठा था तब से बस मुस्कुराया जा रहा था। कोमल ने उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी भर दी थी। खाना खिलाने के बाद उसने कोमल को आराम से बेड पर लिटाया और ख़ुद कमरे से बाहर निकल गया। नौकरानी आ चुकी थी और अब कोमल का सिर दबा रही थी। वो बाहर इसलिए निकला क्योंकि वो उसी वक्त विवाह करना चाहता था। फिरोज, जल्दी से पंडित जी को लेकर फार्म हाउस पहुँचो, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। वो फिरोज पर हुक्म चलाते हुए अपना फ़ोन काट चुका था और फिरोज उधर से गालियां देता रह गया। आधे घंटे बाद वो पंडित जी को लेकर वहाँ हाजिर था। कमरे में गया तो देखा कोमल लाल दुपट्टा ओढ़े बेड पर गहरी नींद में थी। उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। शिवा को कोमल से सहानुभूति तो थी, मगर उसका असली मकसद अभी भी हेमंत से अपनी बहन चांदनी का बदला लेना था। पूरी पंचायत के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ा था। वो हर उस जुल्म का हिसाब लेना चाहता था और उसे ये गलत नहीं लगता था। वो गहरी नींद में थी, मगर जैसे ही उसने अपने ऊपर किसी की मौजूदगी का एहसास किया तो डर के मारे जोर से उसे धक्का दे दिया। अंधेरे में कोई इंसान ज़मीन पर गिरा था। उसने लैंप जलाया तो शिवा फर्श पर पड़ा दर्द से करा रहा था। सॉरी, मैं डर गई थी, मैंने बुरा सपना देखा था, मुझे अंधेरे में रहने की आदत नहीं है। वो रोते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा चुकी थी।
अभी तक उसे खुद भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है कोमल को रोते हुए देखकर। और जैसे ही पूरी सिचुएशन समझ में आई, शिवा भी हंसने लगा। उसके रौब और गुस्से के आगे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि एक शब्द भी कोई मुंह से निकाल सके। और आज उसकी बीवी ने उसे बेड से गिरा दिया था। कोमल ने भी उसकी तरफ देखते हुए आंसू पोंछे और हंसने लगी। उसकी आंखों के सामने अगले ही पल कुछ धुंधले से दृश्य साफ होने लगे। शायद उसकी याद लौट रही थी। एक हफ्ता अकेलेपन में बिताने का असर उसके दिमाग पर पड़ा था, मगर अब शिवा को सामने देखकर उसे सब याद आने लगा। वो एकदम 2 कदम पीछे हटी और शिवा ने उसका ये रिएक्शन देखा तो तुरंत पीछे हटा। उसे समझ आ गया था कि कोमल को सब कुछ याद आ गया। अब शायद वो उसके साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहेगी। वो कमरे से जाने ही वाला था, तभी उसका मोबाइल बज उठा। कोमल आंखें फाड़े बेड पर बैठी थी, सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वो गुस्से और संतोष के मिले जुले भाव के साथ कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद नौकरानी कमरे में आई। कोमल अब भी सन्न सी बैठी थी। नौकरानी ने पहले उसे घूरा, फिर चुपचाप फर्श पर गद्दा बिछाकर लेट गई। मजबूरन कोमल को भी लेटना पड़ा, मगर उसका दिल और दिमाग अब भी यही सोच में उलझा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए बताई हुई उस जगह पहुंचा जहां चांदनी को देखा गया था। न जाने वो किस काम के लिए घर से बाहर निकले थे। उसके एक वफादार आदमी ने उन्हें देख लिया था और तुरंत शिवा को खबर दे दी। आधे घंटे बाद शिवा उस फार्म हाउस के बाहर खड़ा था जहां हेमंत चांदनी के साथ रह रहा था। ऊपर से ऐसा लगता था मानो वहां कोई नहीं रहता, मगर पूरे फार्म हाउस में बस किचन की लाइट चल रही थी, जिसे देखकर शिवा बिना समय गवाए उस ओर बढ़ा था। अगर ये लाइट न जल रही होती तो शायद मैं कभी न जान पाता कि तुम दोनों यहाँ छुपे बैठे हो। उसके साथ आए गार्ड्स के हाथों में बंदूकें थीं। शिवा की आंखों में गुस्सा और दिल में ज्वालामुखी था। क्या समझा था तू हेमंत? उसने दांत पीसते हुए सोचा। मेरी बहन को भगा ले जाएगा, मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा और मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। ये तेरी सबसे बड़ी भूल थी। इतना कहकर शिवा ने हेमंत की गर्दन पर पिस्तौल रख दी। हेमंत ने हाथ ऊपर कर दिए और पीछे मुड़ने से बचा। वो उस वक्त किचन में खड़ा चाय बना रहा था। शिवा ने घृणा से उसकी पीठ को देखा और अपने गार्ड को इशारा किया, जिसने तुरंत आगे बढ़कर हेमंत के दोनों हाथ पीठ की तरफ मोड़कर कसकर बांध दिए और मुंह पर पट्टी बांधकर उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। जबकि शिवा अब अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ा। पूरा फार्म हाउस छान मारा, लेकिन चांदनी कहीं नहीं थी। तभी उसकी नज़र मास्टर बेडरूम में बने एक छोटे से बुक शेल्फ पर गई। वो मुस्कुराया। तो यही है तुम्हारे छुपने का रास्ता। उसने बुक शेल्फ घुमाया और पीछे से एक सीढ़ी नजर आई जो बेसमेंट की ओर जाती थी। शिवा ने गार्ड को पीछे आने का इशारा किया और नीचे उतर गया। बेसमेंट में चांदनी अब भी बिस्तर पर सोई हुई थी। उसने गार्ड को बाहर रोक दिया और पिस्तौल उसके सिर पर तान दी। चांदनी ने झट से आंखें खोली तो सामने अपने भाई शिवा को देखा। भाई आप? इतना ही कह पाई थी कि शिवा ने बिना किसी दया के पिस्तौल का पिछला हिस्सा उसके सिर पर मार दिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। शिवा ने उसे बाहों में उठाया, चादर में लपेटा और बाहर निकल गया। वापस अपने फार्म हाउस पहुंचते हुए उसने कई चेक पोस्ट और पुलिस से जूझना पड़ा, लेकिन किसी तरह वो चांदनी और हेमंत को लेकर वहां तक आ गया था और फिर अब दोनों को बेसमेंट में कुर्सी से बांध दिया। जब ये बात कोमल को पता चली तो वो पागलों की तरह दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। भगवान के लिए मेरे भाई को कुछ मत करना, तुम जो कहोगे मैं सब करूंगी। कोमल ने हाथ जोड़ दिए। चांदनी अब भी बेहोश थी और हेमंत कुर्सी से बंधा तड़प रहा था। उसका दिल कर रहा था कि शिवा को वहीं मार दे। तूने मेरी बहन को भगाया, शादी की, अब मैं तुझे बताऊंगा इज्जत रौंदना किसे कहते हैं। शिवा ने बर्फ जैसे स्वर में कहा और धीरे से कोमल की तरफ बढ़ा। हेमंत पागलों की तरह चिल्ला रहा था। बुरा लग रहा है ना? शिवा हंसा। मुझे भी कुछ यूं ही बुरा लगा था जब तू मेरी बहन को लेकर भागा था। उसने पिस्तौल को जोर से हेमंत की ठोड़ी पर मारा और उसे कुर्सी समेत गिरा दिया। हेमंत की आंखें अभी कोमल पर टिकी थीं, उसकी मासूम बहन जिसकी इज्जत अब दांव पर थी। शिवा अब कोमल के करीब पहुंच चुका था। कोमल ने डर के मारे कदम पीछे खींचे। हेमंत जोर जोर से चीखने लगा, मगर मुंह पर बंधी पट्टी उसकी चीखों को घोंट रही थी। एक भाई के लिए इससे बड़ी मौत क्या होगी कि उसकी बहन को बिना शादी के कोई हाथ लगाए। हेमंत की आंखों से खून बरस रहा था। वो कुर्सी को तोड़ने लगा। शिवा की आंखों में दरिंदगी की चमक थी। उसने कोमल का हाथ पकड़ा और जबरन अपने करीब खींचा। हेमंत की चीखों ने पूरे बेसमेंट को हिला दिया और तभी चांदनी को होश आ गया। वो कांपते हुए उठी और अपने भाई को कोमल के पास खड़ा देखकर स्तब्ध रह गई। नहीं नहीं भाई, उसके मुंह से लरजते हुए निकला। शिवा ने
और हालात ख़राब करते हुए हेमंत के मुंह से पट्टी हटाई और उसे वापस कुर्सी पर बिठा दिया। कोमल अब भी उसकी छाती से लगी खड़ी थी। देख ले हेमंत, कैसा लगता है जब तेरी इज्जत यूं रौंदी जाती है। अब बता कौन सही है और कौन गलत, शिवा चिल्लाया। अगर हमने तुझे अपनाया नहीं तो जबरन हमारे घर में घुसने की क्या ज़रूरत थी। उसने कोमल को दीवार पर जोर से धक्का दिया और हेमंत के पेट में 2 गोलियां चला दी। चांदनी और कोमल की चीखों ने दीवारें हिला दी, मगर शिवा की आंखों में अब पागलपन भरी मुस्कान थी। ये तुमने क्या कर दिया? कोमल बुरी तरह चीखी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। उसने शिवा को धक्का दिया और अपने भाई की ओर दौड़ी। पहले चांदनी को खोला, फिर दोनों मिलकर हेमंत की रस्सियां खोलने लगीं। चांदनी ने हेमंत को गोद में लिया और बुरी तरह रोने लगी। मेरी हाय लगेगी तुम्हें भाई, तुमने मेरा सुहाग छीन लिया। मेरे पेट में जो बच्चा है उसे क्या बताऊंगी। उसके बाप का हत्यारा मेरा ही भाई है, वो कांपते हुए बोली। मैं आज के बाद हर रिश्ता तोड़ती हूँ और थूकती हूँ उस खानदान पर जो मुझे अपना बनाता है, लेकिन कोई अपना है नहीं। कोमल कुछ समझ न पाई और बाहर की ओर दौड़ी। शिवा जो गुस्से में गोली तो चला गया था, लेकिन अब तड़पती हुई बहन को देखकर उसके दिल में दर्द के तूफान उठ रहे थे। पता नहीं कब उसकी आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे थे। उसने अपनी बहन की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए थे, और आज वो इतनी बड़ी तकलीफ दे गया था उसे कि वो तड़प तड़प कर रो रही थी। तुरंत उसने फिरोज को कॉल कर दिया। फिरोज नर्स और वार्ड बॉय के साथ मेडिकल किट लेकर आधे घंटे में बेसमेंट में था। हेमंत का ऑपरेशन चालू हुआ। चांदनी कोने में सहमी बैठी थी। कोमल उसे संभाल रही थी। कुछ देर बाद कोमल चक्कर खाती किचन में पानी पीने आई थी। पीछे से शिवा भी आया। मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, उसने उकसाया था मुझे, तुम समझती हो ना। शिवा ने उसका कंधा झंझोड़ते हुए कहा। कोमल ने आंसुओं में डूबे गले से कहा, मेरी नज़र में मेरा भाई सबसे बड़ा है। उसने चांदनी की मर्जी से विवाह किया, वो दोनों खुश थे। और तुमने क्या किया? मुझे अगवा किया, मेरे पापा का एक्सीडेंट करवाया, मेरी मानसिक हालत का फ़ायदा उठाते हुए मुझसे धोखे में रखकर शादी की। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ, वो जोर से चीखी। और बहुत जल्द मैं तुमसे तलाक लेकर यहाँ से चली भी जाऊँगी, क्योंकि तुम अकेले रहने के लायक हो। और अगर तुमने मुझे जाने न दिया तो मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी, मगर तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तुम कातिल हो, कातिल। वो फर्श पर गिरकर चीखने लगी। शिवा स्तब्ध रह गया। उसने सिर्फ बदला लिया था, पर कीमत कितनी बड़ी चुका दी थी। वो नीचे ज़मीन पर ढह गया। माफ़ कर दो, उसने रोते हुए कहा। मुझसे गलती हो गई, मैं तन्हा रहना नहीं चाहता। और तभी चांदनी भागती हुई आई थी। कोमल जल्दी चलो, हेमंत को होश आ गया है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल नहीं ले गए तो खो देंगे उसे। उसने कोमल का हाथ पकड़ा और खींच कर ले जाने लगी। शिवा दौड़ते हुए बेसमेंट में आया। चांदनी के हाथ में पिस्तौल थी। वो चीख पड़ी, अगर एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो गोली मार दूंगी। अब बात मेरे सुहाग पर आ चुकी है। हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप रिश्ता नहीं मानते तो दूर हो जाते, मगर आपने मेरे पति को मार कर बहुत बड़ी भूल की है, और अब भलाई इसी में है कि आप अकेले रहें। शिवा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। माफ़ कर दो चांदनी, मैं बस इज्जत के नाम पर बदला ले रहा था। मुझे मंजूर था तुम्हारा रिश्ता, मगर तुम लोग भाग गए। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मैं अकेला नहीं रह सकता। मम्मी पापा के बाद मैं वैसे ही तन्हा था। अब तुम भी छोड़ जाओगी। वो टूट चुका था, मगर जब आप सिर्फ खामोशी थी और आंसुओं से भरी एक अंतिम नज़र। अपने भाई को रोते हुए देखकर चांदनी उसके गले लग गई अचानक से। जल्दी से शिवा ने फिरोज की मदद से हेमंत को उठाया और अस्पताल ले गए। इलाज की वजह से हेमंत की जान बच गई थी। शिवा तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए उसने फिरोज को बुलाया था। उसे अब अच्छी तरह समझ आ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। कोमल अब भी उससे नफरत करती है, लेकिन वो ये भी जानता था बहुत जल्द वो उसे मना लेगा। दादा जान के हुक्म पर ही तो वो चांदनी को ढूंढ रहा था, और अब वो अपनी बहन को रिवाजों की भेंट नहीं चढ़ने देगा। उसने ठान लिया था वो हेमंत और चांदनी को यहाँ से बहुत दूर भेज देगा, इतनी दूर कि कोई भी रस्म, कोई परंपरा उनका पीछा ना कर सके। वो चाहता था कि उसकी बहन की ज़िंदगी बच जाए और वो एक भाई होने का फ़र्ज निभा सके। जहाँ तक बात कोमल की थी तो वो उसे मना ही लेगा। हेमंत के ठीक होने के बाद शिवा ने हेमंत और चांदनी के लिए सिंगापुर के 2 टिकट बुक करा दिए। विदा होते हुए हेमंत कोमल से मिलने आया था। उसे अब ये तो पता चल चुका था कि शिवा और कोमल की शादी हो चुकी है। कोमल, चलो मेरे साथ, इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, हेमंत ने भावुक स्वर में कहा था। लेकिन कोमल ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो अब उनकी नई जिंदगी पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती थी। भीतर ही भीतर आंसुओं को निगलते हुए उसने शिवा के साथ रहने का फैसला कर लिया।
अब जब शादी हो चुकी है तो वो कहाँ जाती। अगर वो अलग होती तो उसके माथे पर तलाक का दाग लग जाता। वो नहीं चाहती थी कि उसके इस फैसले से उसके माथे पर ये कलंक आए। शिवा उसके फैसले से पहली बार सुकून महसूस कर रहा था। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी टूटी हुई दुनिया को फिर से एक नाम मिल गया हो। 6 महीने बाद कोमल अब भी उसी घर में थी, लेकिन अपने कमरे में बंद, चुपचाप। वो न जाने क्यों शिवा से नफरत के बावजूद अब उसका इंतजार करने लगी थी। हर शाम उसकी एक हल्की सी दस्तक दरवाजे पर होती। हर सुबह मेज पर उसका पसंदीदा गुलाब रखा होता। क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? शिवा ने एक दिन दरवाजे से टेक लगाए पूछा। कोमल ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। वो चाहती थी कुछ कहे, पर जुबान साथ नहीं देती थी। मुझे नफरत थी है, लेकिन शायद अब उतनी नहीं, पहले जितनी थी। उसने मन ही मन सोचा। शिवा बदल चुका था, न गुस्सा न बदला, बस एक बेचैनी, कोमल को खो देने का डर और उसकी हर तकलीफ का हिसाब चुकाने की चाह। एक शाम कोमल बरामदे में बैठी थी। उसके हाथ में एक अधखुला खत था जिसमें शिवा ने लिखा था, मुझे माफ़ मत करो, बस एक बार मुस्कुरा दो। मैं मानता हूँ मैंने वो किया जिसे कोई माफ़ नहीं करता, पर तुमने एक बार कहा था तुम मुझे इंसान मानोगी जब मैं इंसान जैसा पेश आऊँगा। मैं अब वैसा ही बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक दिन मेरी नज़र में आंसू देखकर तुम्हारा दिल पसीज जाए तो समझ लेना मैं बदल गया हूँ। कोमल ने खत सीने से लगाया और पहली बार उसके दिल में कुछ चटक कर जुड़ता महसूस हुआ। अगली सुबह कोमल ने नाश्ते की टेबल पर पहली बार बैठना चुना। शिवा चौंक गया। उसने बिना कुछ कहे उसकी प्लेट में पराठा रखा। शिवा, कोमल ने धीरे से कहा। हाँ। उसने जल्दी से उसकी ओर देखा। मैंने माफ़ तो नहीं किया, लेकिन शायद अब दिल उतना भरा हुआ नहीं है। शिवा के होठों पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान उभरी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे थे। एक रात बारिश हो रही थी। शिवा कोमल के साथ बरामदे में बैठा था। तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? क्या मुझे छोड़ दोगी? उसने पूछा। कोमल ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में गहराई से झांका और कहा, अगर तुम मुझे यूं ही हर दिन थोड़ा थोड़ा सा समझते रहे तो शायद मैं भी तुमसे प्यार करना सीख जाऊं। शिवा ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम चाहो तो आज की बारिश में सारी तलखियां बहा दें, उसने मुस्कुराकर कहा। कोमल मुस्कुराई और पहली बार शिवा के कंधे पर अपना सिर रख दिया। शिवा की सांसें थम सी गईं। वो पल ठहर गया, उसी बारिश में, उसी घर की छत के नीचे जहां नफरत की आग भड़की थी, अब मोहब्बत की ठंडी बूंदें टपक रही थीं। कुछ हफ्तों बाद एक छोटा सा मंदिर, हल्की सी आरती की गूंज, फूलों की हल्की सी सुगंध और शिवा के हाथ में सिंदूर की डिब्बी। उसने चुपचाप कोमल की मांग में सिंदूर भरा था। इस बार तुम्हारी मर्जी से। कोमल की आंखों से आंसू निकले, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं, किस्मत की मुस्कुराहट के थे। अब उनकी कहानी में न गुस्से की आग थी, न साजिश का जहर, बस वो रिश्ता था जो तमाम टूट फूट के बाद सच में जुड़ गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।